कि वेस्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया गया। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी ये किताब है माइंडसेट, और मिलियंस उनकी जो हैं किताबें वो इट्स अ बेस्ट सेलर, वो बिक चुकी हैं। तो वो ये दो टर्म्स उन्होंने ख़ास तौर पे इनको मेन स्ट्रीम किया। फिक्स्ड माइंडसेट ये है कि मैं ये अस्यूम कर लूँ कि मेरी एबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं, मेरे टैलेंट्स फिक्स्ड हैं, मैं मेहनत से अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता, मुझे वो करना चाहिए जो मेरे टैलेंट और मेरी सलाहियत के मुताबिक है। अच्छा, तो ये है फिक्स्ड माइंडसेट। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आजकल के दौर में जब दुनिया तरक्की, कामयाबी और ज़हनी सलाहियतों की बात करती है तो एक इस्तिलाह बार बार सुनने को मिलती है, ग्रोथ माइंडसेट, यानी ऐसी सोच जो मुसलसल सीखने, बेहतर बनने और आगे बढ़ने पर यकीन रखती है। मगरबी दुनिया ने हाल ही में इस नज़रिए को दरियाफ्त किया है, लेकिन इस्लाम ने हमें ये शऊर 1400 साल पहले ही दे दिया था। हमारे प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम, हर हिकमत अमली और हर फैसला एक मिसाली ग्रोथ माइंडसेट का अमली मसर था। जंग बदर में कलील वसाइल के बावजूद बेहतरीन हिकमत अमली, सुलह हुदैबिया में वक्ती पसपाई को मुस्तकबिल की फतह में बदलने का विजन, या ताइफ के पत्थरों के जवाब में दुआ का। स्कूल कॉलेज में थे तो हमारे टीचर्स एट टाइम्स हमें फिक्स्ड माइंडसेट के तहत ही इवैल्यूएट करते थे। मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं कहूँगा कि ये नकम्मा है, हालांकि हो सकता है कि उसके अंदर कोई और हिडन टैलेंट हो जो भी डिस्कवर नहीं किया। अगर आप पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद नहीं कर रहे डिट्टो, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्कूलिंग के अंदर, ट्रेडिशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये फिक्स्ड माइंडसेट के ट्रेड्स, टैलेंट, एप्टीट्यूड फिक्स्ड है, और अगर कोई शख्स उस पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर वो इज अ गॉन केस। ग्रोथ माइंडसेट इसके बरक्स है। आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर सकते हैं, आप एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप किसी एक चीज में फेल हो रहे हैं तो दैट्स अ लर्निंग कर्व। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनहेरेंटली बुरे हैं, बल्कि हो सकता है आपने उस सलाहियत को भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया, आपने उस सलाहियत को उतना डेवलप नहीं किया, और हो सकता है कि इस सलाहियत के अलावा कोई और सलाहियत आपके अंदर हो जिसको भी आपने डिस्कवर नहीं किया। एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, अब ये क्योंकि टर्म्स हैं फैंसी टर्म्स है ना, तो वेस्ट में बोली जा रही हैं, हमारे बच्चे भी इंप्रेस होते हैं, होना भी चाहिए टू एन एक्सटेंट, लेकिन करने का काम ये है कि ये वो सारी टर्म्स हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबा किराम, अहले बैत, ये सारे फिनोमेनन को ऑलरेडी करके दिखा रहे थे कि वो लोगों को फिक्स्ड माइंडसेट के नजरिए से नहीं देखते थे, ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से देखते थे। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल जैसे आपने भी यहाँ पे प्रेजेंट की, इनको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। देखें, दुनिया भर में कहीं होता है कि कोई बहुत अजीम मकसद हो और बच्चों के साथ भी वो मकसद डिस्कस किया जा रहा हो। आमतौर पे हम तो एडल्ट्स को अपनी टीम्स के अंदर, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, अपने मकासद के अंदर लेके आते हैं ना कि ये मेरा इनिशिएटिव है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रोथ माइंडसेट, सामने एक बच्चा है, उस बच्चे को भी दीन की दावत दी जा रही है। वो बच्चा भी सोच रहा है कि मैंने इस दीन पे चलना है तो क्यों चलना है। मैं डिस्कस कर रहा हूं हजरत अली उल मुर्तजा की कन्वर्जन। ही इज अ चाइल्ड। दुनिया के किसी लेवल के ऊपर चिल्ड्रन को अपनी टीम में हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा कीननेस का मुजाहरा नहीं किया जाता, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। वो कम्युनिटी को ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये बच्चा जो आज तुम्हें बच्चा लग रहा है, ये कल का असदुल्लाह है, ये हैदर करार है, ये गेटवे ऑफ विजडम है। अब ये देखें कि जो आपके दुश्मन होते हैं, आप उनको तो गिव अप ही कर देते हैं ना कि ये तो मेरा दुश्मन है जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमा रहे हैं, इलाहुल आलमीन उमर बिन हशाम या उमर बिन अल खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की दौलत से नवाज दे, तो जनाब उमर फारूक उस वक्त दूसरी तरफ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ग्रोथ माइंडसेट है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये अगर इस साइड ऑफ द फेंस पे आ गया तो ये दुनिया का बेहतरीन हुक्मरान बन जाएगा, अच्छा बदल जाएगा। तो इसका बिल्कुल, और वो दुनिया ने देखा फिर। लेकिन अगर फिक्स माइंडसेट होता और हम कहते हैं ये तो बच्चा है, या फिक्स माइंडसेट होता ये तो हमारा एनिमी है, तो ये तो हमारे रैंक्स में नहीं आ सकता, ही इज अ गॉन केस, तो दुनिया में कभी तब्दीली ना आती। आप ये देखें, जैसे ताइफ है जी। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के मलाइका स्पिरिचुअल पावर की मैनिफेस्टेशन है ना, आप दुआ करें ये पहाड़ इनके ऊपर हम दे मारते हैं, और प्रॉफिट क्या फरमा रहे हैं? हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए। और 1980s में हम देख रहे हैं कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका इजलास ताइफ में हो रहा है, 57 ममालिक उधर जमा है। ये ग्रोथ माइंडसेट है कि अगर आज ये मान नहीं ला रहे तो हो सकता है 1400 साल बाद यहां पर ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस हो, और वो हुआ। फतह मक्का की एग्जांपल देखें। अब फतह मक्का में देखें सारे एनिमीज थे ना जी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने ओजड़ी फेंकी थी, किसी ने पत्थर मारे थे, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे, किसी ने आपको काबतुल्लाह के अंदर इबादत से रोका था, वो सारे मुजरिम वहां पर मौजूद थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सजा का नफाज कर देते तो वो हक बजानिब होते, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सब आजाद हो। अब ये जो मक्का के लोग जिनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके ईमान को कबूल किया, जो सहाबा की जमात में शामिल हुए, ये लोग क्या बने?
ये वो लोग बने जिन्होंने रोमन्स और पर्शियन एम्पायर का मुकाबला किया। इकरमा बिन अबू जहल। मैं इसी जाने आना चाहूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र ऐसा है कि आप सुनते रहें तो आपका जो दिल है वो कहता है कि बस ये सिलसिला जारी और सारी रहे। आपने बात की कि जो फिर हमारे असलाफ थे, खुलफाए राशिदीन थे, फिर जो सहाबा कराम थे, वो किस तरह से इस चीज को लेकर आगे चले, ग्रोथ माइंडसेट जो है उस पर उन्होंने काम किया, उसको आगे बढ़ाया, उसकी भी कुछ चंद मिसालें हमारे नाज़रीन के सामने। बिल्कुल, मैं आपके सामने जो प्रॉफिट की एग्जांपल रख रहा था वो सहाबा की एग्जांपल भी इससे कनेक्ट हो जाएगी। अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबू जहल वो कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट बन गए, और रोमन एम्पायर के खिलाफ जब जंग हो रही थी तो ही वाज द जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंपेन। यानी अगर हम उनको डिस्कार्ड नाउजुबिल्लाह कर देते कि ये तो एनिमी, एक बहुत बड़े एनिमी का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जनरल्स की सफ के अंदर रखा। खालिद इब्ने वलीद ओहद के अंदर हमारे एनिमी है, लेकिन वो ग्रोथ माइंडसेट है जो उनको सैफुल्लाह बना रहा है, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको कमांडर बना रहे हैं। तो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, खास तौर पे जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर हम गवर्नेंस को देखें तो वो माइंडसेट ही ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल, माइंडसेट